सभी को नमस्कार। आज हम लोग वियोजन अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो नंबर 1 है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन हो रहा है उसे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, और दूसरी है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, ये 3 अपक्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती हैं: ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, तो चलो हम लोग ऊष्मीय वियोजन को समझते हैं। ऊष्मीय वियोजन का मतलब है ऊष्मा के द्वारा वियोजन, यानी किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाए और वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो इसको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये टूट जाता है। तो देखो, एक पदार्थ ऊष्मा देने पर 2 भागों में वियोजित हो गया, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रकार यदि पोटेशियम क्लोरेट को MnO2 की उपस्थिति में गर्म किया जाए, ऊष्मा दी जाए इसको, तो ये KCl और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। क्लियर हुआ? इसी प्रकार अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर तेज गर्म किया जाए इसको, तो ये क्रोमिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और जल में वियोजित हो जाता है। जब अमोनियम डाइक्रोमेट को तेज गर्म करते हैं तो ये क्रोमिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और जल में वियोजित हो जाता है, अर्थात एक से अधिक उत्पाद बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि जो अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, यानी ऊष्मा देने पर 2 या 2 से अधिक के उत्पादों में टूट जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? इसी प्रकार आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी कहते हैं इसको, अगर इसको गर्म किया जाए तो ये फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में वियोजित हो जाता है। तो समझ में आया? वियोजन अभिक्रिया का जो पार्ट है ऊष्मीय वियोजन, उसमें किसी अभिकारक को ऊष्मा देने पर वह अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, ये ऊष्मा शोषी का भी उदाहरण है। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की भी उदाहरण है। ये ऊष्मा ले रही, इनमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है, तभी ये अभिक्रियाएं हो पा रही हैं, अन्यथा नहीं हो पा रही हैं। क्लियर हुआ? तो ये अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का भी उदाहरण है। क्लियर हुआ? तो चलो, ऊष्मीय वियोजन समझ में आ गया होगा। इसके बाद समझते हैं वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन
वैद्युत वियोजन क्या है? जैसे जल के अणु को विद्युत धारा, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी अम्ल या फिर क्षार या फिर किसी लवण, कोई साल्ट हो, साल्ट, किसी लवण की उपस्थिति में लवण मिला दिया जाएगा तब ये वियोजित होगा अच्छे तरीके से। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जल में, तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूट जाता है। ठीक है, जल किस में टूट जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जो लवण है, ये गलित सोडियम क्लोराइड, कैसा? गलित सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, गलित सोडियम क्लोराइड के मिश्रण में, गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाएगी तो 2 सोडियम के परमाणु मिलेंगे और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी? क्लोरीन गैस। तो देखो, एक पदार्थ 2 पदार्थों में वियोजित हो रहा है, किसके द्वारा? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी विद्युत धारा के द्वारा इसका वियोजन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक वैद्युत वियोजन है। किसके द्वारा वियोजन हो रहा है? विद्युत धारा के द्वारा वियोजन हो रहा है। यानी विद्युत के द्वारा जब कोई अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में वियोजित हो जाता है या टूट जाता है, तो इस प्रकार के वियोजन को हम विद्युत वियोजन कहते हैं। क्लियर हुआ? विद्युत धारा देने पर कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उत्पाद बनाता है, तो इसी प्रकार के वियोजन को हम क्या कहते हैं? वैद्युत वियोजन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा, अब समझते हैं प्रकाशीय वियोजन क्या है। नंबर 3, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं क्या हैं, ये समझना है। ठीक है, देखो, नाम से पता चल रहा है प्रकाशीय वियोजन, यानी प्रकाश के द्वारा कोई अभिकारक 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण कर दे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, कैसे? देखो इस चीज को, जैसे जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सूर्य का प्रकाश मिलता है, सूर्य का प्रकाश, सिल्वर ब्रोमाइड को, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, अगर इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाता है तो यह 2 भागों में टूट जाता है। एक सिल्वर, एक चांदी, और दूसरा ब्रोमीन में टूट जाता है। क्लियर हुआ? इसी प्रकार सिल्वर क्लोराइड जो है वो भी सूर्य का प्रकाश देने पर, सूर्य का प्रकाश देने पर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2 भागों में टूट जाता है, एक सिल्वर यानी कि चांदी और क्लोरीन गैस। क्लियर हुआ? इसी प्रकार हाइड्रोजन आयोडाइड, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में यह हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है, 2-2 उत्पाद में टूट रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसी प्रकार हाइड्रोजन परऑक्साइड सनलाइट की उपस्थिति में यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और जल और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ठीक है, जल और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो प्रकाशीय वियोजन समझ में आ गया होगा, यानी कोई अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो इस प्रकार के वियोजन को हम क्या कहते हैं?
प्रकाशीय वियोजन अपक्रियाएं कहते हैं। क्लियर हो गया? प्रकाशीय वियोजन समझ में आया? प्रकाशीय वियोजन क्या है? अच्छा, एक बात इसमें और समझ लेते हैं कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr, जो AgBr है, इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको श्याम श्वेत, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनती थी उसी में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, पुराने जब कैमरा चलते इसमें आदमी काफ़ी देर तक बैठता था तो उसी में जो है तो ब्लैक एंड वाइट फोटो बनती थी, तो उसी में सिल्वर ब्रोमाइड का रंग देने के लिए उसको उपयोग किया जाता था, ब्लैक एंड वाइट कलर देने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो अगर प्रश्न आए कभी कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो हम बताएंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो वियोजन अपक्रियाओं के प्रकार आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आगे समझते हैं प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं ये समझेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के बारे में समझते हैं। ठीक है, कैसे समझो? जैसे मान लो ये कुर्सी पड़ी है और कुर्सी में तुम बैठे हुए हो, ये कुर्सी है, ये मान लो तुम बैठे हो। ठीक है, तुम्हारे सामने से तुम्हारे चाचा आ गए या तुमसे जो बड़े हैं जिनका तुम सम्मान करते हो, तुमसे उनका पद बहुत बड़ा है, चाचा हो गए, पापा हो गए, ठीक है ना, बड़े पापा हो गए, माता जी हो गई, जिनका आप सम्मान करते हैं, जो आपसे पद में बड़े हैं, अगर वो आपके पास आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? कुर्सी से हट जाएंगे और उनको बैठने के लिए कुर्सी दे देंगे कि लो भाई तुम बैठो। ठीक है ना, तो अब तुम्हारी जगह कौन बैठ जाएगा? चाचा। चाचा बैठ जाएंगे ना तुम्हारी जगह। ठीक है, तुम्हारी जगह चाचा बैठ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम चाचा के द्वारा, अगर चाचा नहीं होते तो कुर्सी में तुम बैठे रहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चाचा ने तुमको तुम्हारी जगह से हटा दिया, मतलब उनकी वजह से तुमको अपनी जगह से हटना पड़ा। तो जब कोई चीज़ अपनी जगह से हट जाती है तो उसी को हम प्रतिस्थापन कहते हैं। बात समझ में आ रही? उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन के नाम से जानते हैं। जब कोई चीज़ अपनी जगह से क्या होती है? हट जाती है, रिप्लेस हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। कैसे? जैसे CuSO4 लिया गया, अभी समझाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। और जिंक एक बीकर में हमने कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है, नीला रंग। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन नीले रंग का होता है, और इसमें जैसे ही हमने जिंक की छड़ डाली, ठीक है, तो कुछ समय बाद ये कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब कॉपर सल्फेट इसमें है ही नहीं, तो नीला रंग कहाँ से रहेगा? कॉपर नीला रंग क्यों था? कॉपर सल्फेट की वजह से नीला रंग था, यानी कॉपर का जो लवण था उसकी वजह से नीला रंग था ना। अब कॉपर सल्फेट रहेगा ही नहीं तो नीला रंग समाप्त हो जाए। क्यों नहीं रहेगा? उसका रीजन समझो। क्योंकि जिंक क्या है? जिंक ज्यादा पावरफुल है, किसकी अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। जिंक ज्यादा पावरफुल है कॉपर की अपेक्षा, इसलिए यानी ये मान लो तुम हो, कॉपर को मान लो तुम हो, और जिंक को मान लो क्या है? तुम्हारे अंकल हैं या पापा हैं। ठीक है, कोई भी है जिसका स्थान तुमसे ऊपर है, जो तुमसे ज़्यादा अपनी पदवी रखता है, जिसका सम्मान तुमसे ज़्यादा है, तुम उसको सम्मानित ढंग से देखते हो, तुम उसका सम्मान करते हो। ठीक है, तो ये तुम हो तो तुम क्या करोगे? अगर ये तुम्हारे सामने आ जाए, तुम कुर्सी में बैठो, बताया गया अभी तुमको, ये तुम अगर कुर्सी में बैठे हो तो अगर तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो तुम क्या करोगे? बैठे रहोगे ना।
ऐसा तो करोगे नहीं कि बैठे रहोगे, कुर्सी छोड़ देंगे हम, उनको कुर्सी दे देंगे, लो भाई तुम बैठो, ठीक है। तो जिंक का जो स्थान है या जिंक का जो क्रियाशीलता है जिंक की, वो कॉपर से कैसी अधिक है। तो कॉपर को अपने स्थान से क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉपर अपने स्थान से हट गया और कॉपर की जगह क्या आ गया, जिंक आ गया। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन गया और यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया। बात समझ में आ रही, कॉपर था, कॉपर की जगह कौन आ गया, जिंक आ गया, और ये हट गया कॉपर अपने स्थान से और उसकी जगह जिंक आ गया, तो बना क्या, जिंक सल्फेट बना। क्लियर हुआ। तो जब तक कॉपर सल्फेट था तब तक नीला रंग था, जैसे हमने जिंक की छड़ डाली तो नीला रंग समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि अब कॉपर सल्फेट नहीं है, अब जिंक सल्फेट है ना। कॉपर सल्फेट होता तो नीला रंग बना रहता। ये बात समझ में आ रही है। चलो अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है इस बात को समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, वैज्ञानिकों ने तत्वों की क्रियाशीलता कि कौन सा तत्व कितना ज्यादा क्रियाशील है, उसकी एक सारणी बनाई, एक सीरीज बनाई, ठीक है ना, जिसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहा जाता है जिसको। एक सीरीज बना दी कि ये धातुएं कुछ ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है ना। कैसी बनाई उस बात को समझो, ठीक है। उन्होंने बनाया लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है ना, टिन, लेड, कॉपर, पारा, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है। ये सीरीज बनाई, ठीक है। यानी कि इसमें जो ज्यादा क्रियाशील है वो उतना ही ऊपर है, ठीक है ना। जो जितना सुपर है वो उतना ही ऊपर है। इस प्रकार से इसको याद रखिए। तो यहाँ से ऐसे नीचे चलेंगे हम, यहाँ से फिर ऐसे घूम के ये नीचे से यहाँ से ऐसा है और फिर यहाँ से ये ऐसा है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कॉपर है उसका स्थान क्या है, बहुत नीचे है। ध्यान से देखिए, बहुत कम क्रियाशील, किससे, जिंक की अपेक्षा। जिंक का स्थान बहुत पहले, इसके बाद जब इधर जाएंगे तब कहीं कॉपर मिलेगी। तो बताइए, कॉपर कम क्रियाशील है ना, किसकी अपेक्षा, जिंक की अपेक्षा। जब ये कम क्रियाशील है तो इसीलिए कॉपर को जिंक अपने स्थान से हटा देता है। जिंक कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है। कैसे हटा देता है, अभी रिएक्शन लिखा गया था, एक बार फिर से रिएक्शन लिख देते हैं। Zn प्लस CuSO4 कन्वर्ट इनटू ZnSO4 और प्लस में क्या था, कॉपर। अर्थात जिंक ने कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया उसके स्थान से। कॉपर को इसके स्थान से किसने हटा दिया, जिंक ने। क्यों हटा दिया, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है। इसमें जो जितना ऊपर है वो उतना ही सुपर है। देखो, क्रोमियम के बाद कौन आता है, Fe, अर्थात क्रोमियम ज्यादा क्रियाशील है, Fe कम क्रियाशील है, ठीक है ना। सिल्वर के बाद कौन आता है, प्लेटिनम, अर्थात सिल्वर अधिक क्रियाशील है प्लेटिनम की अपेक्षा, है ना। स्ट्रोंशियम के बाद कौन आता है, कैल्शियम, अर्थात स्ट्रोंशियम ज्यादा क्रियाशील है। सोडियम के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कम क्रियाशील हुआ, सोडियम अधिक क्रियाशील हुआ, है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो ज्यादा क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को उसकी जगह से हटा देता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। जैसे यहां पर ले लिया जाए सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, हाइड्रोजन से लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर पारा,
सिल्वर नाइट्रेट को ध्यान से देखो, और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हम क्या मिला दें, कॉपर की छड़ डाल दें। एक बीकर ले और उसमें सिल्वर नाइट्रेट उपस्थित था, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन था, उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर कॉपर की एक छड़ डाल दी, कॉपर की छड़ डाल दिया इसमें हमने। क्या होगा, देखो सिल्वर क्या है, इसको और सही ढंग से लिख दिया जाए। सिल्वर का स्थान देखो कॉपर के स्थान से कैसा है, नीचे है, अर्थात सिल्वर कम क्रियाशील है और कॉपर सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील है। तो ताकतवर कौन है इस समय, कॉपर है कि नहीं। तो कॉपर इसको अपने स्थान से इसके स्थान से हटा सकता है कि नहीं हटा सकता, बिल्कुल हटा सकता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा और प्लस सिल्वर अलग हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, यहां पर 2 लगा देते हैं। तो यहां पर समझ में बात आ रही, कॉपर अधिक क्रियाशील है इसलिए इसने क्या किया, सिल्वर को इसके स्थान से हटा दिया। क्लियर हुआ। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया समझ में आ रही है। दूसरी अपक्रियाओं को समझ लिया जाए, जैसे जिंक प्लस H2SO4 कन्वर्ट इनटू, समझो बात को। जिंक जो है, एक बार फिर से सीरीज लिख लेते हैं छोटी सी। जिंक का स्थान मैग्नीज, Zn, Fe, CONi, ठीक है, टिन, लेड और हाइड्रोजन। जिंक का जो स्थान है, देखो हाइड्रोजन से ऊपर है कि नीचे है, तो ये जिंक है, तो जिंक का स्थान कहाँ है, हाइड्रोजन से बहुत ऊपर है। क्रियाशील ज्यादा कौन हुआ, जिंक ज्यादा क्रियाशील हुआ। तो बताओ जिंक हाइड्रोजन को इसके स्थान से हटा देगा कि नहीं हटा देगा, हटा देगा ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन की जगह अब कौन आ जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्लियर हुआ। बताओ विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया है, जिंक, और हाइड्रोजन हट गया है। यानी किसी का हट जाना और उसके स्थान पर कोई और आ जाना क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके लवण में से या उसके यौगिक में से, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन में से या उसके यौगिक में से प्रतिस्थापित कर देता है, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से उसको प्रतिस्थापित कर देता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जिंक ने क्या किया है, हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा दिया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हटा ना, तो ये बताओ प्रतिस्थापन हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, प्रतिस्थापन 2 प्रकार का हो सकता है, ठीक है। एक धातु प्रतिस्थापन, यानी धातु हटे, और दूसरा हो सकता है अधातु प्रतिस्थापन, ठीक है। तो धातु में देखो, सिल्वर क्या है, धातु है ना, तो यहाँ पर धातु का, जब धातु का प्रतिस्थापन हो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें धातु का प्रतिस्थापन होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें धातु का प्रतिस्थापन होता है, तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, धातु प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे ऊपर वाली अभिक्रिया आप देख रहे हैं। अधातु प्रतिस्थापन का मतलब होता है जिसमें अधातुओं का प्रतिस्थापन हो जाए, धातु अपना स्थान छोड़ दे और उसके स्थान पर कोई और आ जाए। तो जिंक देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर आ गया, और हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। क्या है ये, अधातु। तो अधातु प्रतिस्थापन हो गया, धातु का प्रतिस्थापन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अधातुओं का प्रतिस्थापन होता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, अधातु प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ। चलो अच्छा, अब समझना है कि अभिक्रियाएं, अगर क्वेश्चन आ जाए अभिक्रियाएं संभव हैं कि नहीं है, रंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो अभी हमने एक अभिक्रिया लिखी थी, कॉपर
और सिल्वर नाइट्रेट चेंज इनटू कॉपर नाइट्रेट और प्लस सिल्वर। ठीक है, देखो सिल्वर जो नाइट्रेट का विलयन है उस विलयन में जब कॉपर मिलाया गया, कॉपर की छड़ मिलाई गई, ठीक है, तो इस विलयन का जो रंग था वो नीला हो गया। पहले वाइटिश था या कलरलेस था, अब कैसा हो गया है? नीला हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि कॉपर का देखो लवण बन गया है। तो मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया संपन्न हुई तो रंग बदल जाए तो रासायनिक अपक्रिया हुई, गंध बदल जाए तो रासायनिक अपक्रिया हुई, कोई अवक्षेप प्राप्त हो जाए तो रासायनिक अपक्रिया हुई, और अगर तापमान बढ़ जाए विलयन का या पात्र का तापमान बढ़ जाए तो रासायनिक अपक्रिया हुई, कोई गैस निकलने लगे तो रासायनिक अपक्रिया हुई। तो यहाँ पर क्या बदल गया है? रंग। तो रंग बदलने से निश्चित हो जाता है कि यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हुई। कॉपर के जितने भी लवण हैं, कॉपर +2 के लगभग सभी लवणों का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर कॉपर के जो विलयन है उनका रंग कैसा होगा? नीला। क्यों नीला होगा? क्योंकि अब सिल्वर नाइट्रेट नहीं रहा है, अब कौन हो गया है? कॉपर नाइट्रेट हो गया है। तो इसलिए इसका रंग कैसा हो गया? नीला रंग हो गया। बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हम अपक्रिया कर रहे हैं, ये अपक्रिया किस प्रकार हुई? किसी स्पेसिफिक वीडियो में आप देखेंगे कि अपक्रियाएं किस प्रकार होती हैं। ठीक है ना? सूत्र बनाना सिखाया जाएगा, तो उसी में आप लोगों को बता दिया जाएगा किस प्रकार से अपक्रियाएं ये होती हैं। अब एक अपक्रिया लेते हैं और उस पर विचार करते हैं। जैसे यहां पर ले लिया जाए जिंक सल्फेट और यहां पर क्या ले लिया जाए? कॉपर चेंज इनटू, बताओ क्या कॉपर जिंक को इसके स्थान से हटा पाएगा? बोलो हाँ या ना। तो नहीं हटा पाएगा ना। क्यों नहीं हटा पाएगा? क्योंकि कॉपर का स्थान क्या है? जिंक से नीचे है, यानी कॉपर कम क्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी में अभी हम लोगों ने देखा था कॉपर का स्थान नीचे, अर्थात कॉपर बहुत ही कम क्रियाशील है। तो कॉपर जिंक को इसके स्थान से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। मान लो चाचा जी बैठे हैं तुम्हारे, या पिताजी बैठे हैं यहाँ पर कुर्सी में बैठे हैं, तो तुम क्या समझते हो? तुम आओगे तो तुरंत कुर्सी तुमको मिल जाएगी कि नहीं? हटो हमको बैठने दो, ऐसा नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि इन जो कॉपर का स्थान है वो जिंक के स्थान से छोटा है, अर्थात कॉपर कम क्रियाशील है। कहने का मतलब ये कॉपर कम क्रियाशील है। तो अब क्रिया बताओ संभव होगी कि असंभव? अब क्रिया कैसी हो जाएगी? असंभव, नो रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा। हम लिख देंगे यहाँ पर क्या? नो रिएक्शन, यानी कोई अभिक्रिया नहीं। या तो असंभव लिख सकते हो या तो लिख सकते हो कोई अभिक्रिया नहीं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फेरस सल्फेट और प्लस में सिल्वर। बताओ फेरस सल्फेट के विलयन में अगर चांदी की छड़ डाल दी जाए तो बताइए क्या अभिक्रिया हो पाएगी? तो ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि चांदी का स्थान क्या है? आयरन के स्थान से बहुत नीचे है, अर्थात चांदी कम क्रियाशील है, आयरन अधिक क्रियाशील है। तो इसलिए अभिक्रिया ये भी क्या हो जाएगी? नो रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रही बात? कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 का विलयन है ये, और इसमें लोहे की छड़ डाल दी जाए, यहाँ पर आयरन की छड़ डाल दी जाए या जिंक की छड़ डाल दी जाए। डालने पर विलयन का नीला रंग समाप्त हो जाता है। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, एक बार फिर से देखो इसको। कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो क्यों समाप्त हो जाएगा? उसका रीजन समझो। क्योंकि आयरन अधिक क्रियाशील है ना, सक्रियता श्रेणी में जो आयरन का जो स्थान दिया गया है वो अधिक क्रियाशील है। किससे? कॉपर से। तो ये वाला अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा? इसको इसके स्थान से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा इसको। जिस समय इसको इसके स्थान से हटाएगा तो ये क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस में
कॉपर। जब तक कॉपर का लवण रहा तब तक विलयन का रंग कैसा रहा? नीला। ठीक है। जैसे ही आयरन मिलाया गया तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को इसके स्थान से हटा दिया। कॉपर अपने स्थान से हट गया, तो जब कॉपर अपने स्थान से हट गया तो अब कॉपर सल्फेट तो रहा नहीं होगा। जब ये हट गया, इसकी जगह कौन आ गया? आयरन। तो अब क्या बन गया? आयरन सल्फेट। तो जब आयरन सल्फेट बन गया है तो इसका नीला रंग रहेगा क्या? कॉपर होता तो इसका नीला रंग रहता, जब कॉपर है ही नहीं तो वहां नीला रंग क्या करेगा, है ना? बात समझ में आ रही है? तो इसलिए विलयन का नीला रंग समाप्त हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे। तो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं समझ में आ गई कि प्रतिस्थापन अपक्रियाएं क्या है। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें एक तत्व या एक पदार्थ किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से प्रतिस्थापित कर देता है, उसके यौगिक में से उसको हटा देता है, तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। आगे हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है। तो चलो द्विविस्थापन अपक्रिया को हम देख लेते हैं क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया जैसे समझो, सोडियम सल्फेट का जो विलयन है एक्वस और बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए, एक्वस का मतलब जलीय, जलीय विलयन लिया जाए, तो यहां पर क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। क्लियर हुआ? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट का यहाँ पर हमको अवक्षेप प्राप्त हुआ है, तो जब अवक्षेप प्राप्त होता है तो उसको हम नीचे की ओर तीर लगा के लिख देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर बेरियम है। ठीक है, तो बेरियम देखो सोडियम की जगह पर आ गया है और सोडियम कहाँ चला गया है? बेरियम की जगह पर। देखो ध्यान से, बेरियम किसकी जगह आ गया है? सोडियम की जगह। ये देखो आ गया है ना। सोडियम कहाँ चला गया है? बेरियम की जगह चला गया है। बेरियम क्लोरीन के साथ था ना, यानी स्वैपिंग हो गई एक तरीके से। बेरियम किसके साथ था? क्लोरीन के साथ में। और सोडियम किसके साथ में था? सल्फेट के साथ में। तो सल्फेट के साथ अब कौन आ गया है? बेरियम। और सोडियम किसके साथ चला गया है? क्लोरीन के साथ में। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है आपस में। दो यौगिकों के बीच में क्या हो रहा है? ये दो यौगिक हैं और इन यौगिकों के बीच में एक यौगिक है सोडियम सल्फेट और दूसरा यौगिक है बेरियम क्लोराइड। इन दोनों यौगिकों के बीच में क्या हो रहा है? आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो रहा है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो जब दो आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है दो यौगिकों के बीच में, या आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है यौगिकों के बीच में, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन। बात समझ में आ रही है? जब दो आयनों का आदान प्रदान दो यौगिकों के बीच में होता है, दो यौगिकों के बीच में दो आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई? इसका और उदाहरण समझ लेते हैं कि द्विविस्थापन अपक्रिया के और उदाहरण क्या क्या है, तो समझो। जैसे ले लिया जाए यहाँ पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, H2SO4 प्लस यहाँ ले लिया जाए PbCl2 लेड क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर के किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर बनेगा KCl और प्लस में यहाँ पर क्या बन जाएगा? लेड सल्फेट। लेड सल्फेट का ये अवक्षेप प्राप्त होगा। किसका अवक्षेप? जैसे इसका प्राप्त हो रहा था अवक्षेप, तो उसी प्रकार
यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, लेड सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, पोटेशियम की जगह किसने ले ली है, पोटेशियम की जगह किसने ले ली है, लेड ने। देखो ध्यान से, सल्फेट और सल्फेट, अब सल्फेट किसके साथ है, लेड के साथ है। लेड की जगह किसने ले ली है, पोटेशियम ने। देखो ध्यान से, क्लोरीन के साथ पहले लेड था, ये क्लोरीन थी, इसके साथ लेड था, और इसकी जगह किसने ले ली है, पोटेशियम। यानी ये इधर चला गया है और ये इधर आ गया है। तो देखो दो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किनके बीच में, दो यौगिकों के बीच में, या दो लवणों के बीच में, हम ऐसा भी कह सकते हैं, दो यौगिकों के बीच में कह दो, वो ज्यादा सही रहेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आई। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझनी जरूरी है। देखो इन अभिक्रियाओं में आप लोग देख रहे हैं कि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, अवक्षेप। तो इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। परिभाषा कैसे देंगे, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में देखो अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेप का मतलब समझो, जैसे एक परख नली है, इस परख नली में सोडियम सल्फेट लिया गया और फिर इसके बाद इसमें बेरियम क्लोराइड मिला दिया गया। तो जिस समय बेरियम क्लोराइड जैसे ही मिलाया जाएगा, मान लो बेरियम क्लोराइड मिलाया गया तो यहाँ पर विलयन इतना हो गया, तो यहाँ पर सफ़ेद अवक्षेप इस प्रकार से बेरियम सल्फेट का अभिक्रिया होगी, तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप यहाँ पर थक्के के रूप में जम जाएगा। बात समझ में आ रही है, कैसा जम जाएगा, यहाँ बेरियम क्लोराइड का जो सफ़ेद अवक्षेप है वो यहाँ थक्के के रूप में दही जैसा यहाँ पर नीचे जम जाएगा। तो जो नीचे बैठ जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो देखो इस अभिक्रिया में भी अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, इस अभिक्रिया में भी अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर लेड सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। जिस प्रकार से बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार से लेड सल्फेट का कैसा अवक्षेप प्राप्त होगा, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। और समझ लेते हैं इसको, और अभिक्रियाएं इसकी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर है लेड नाइट्रेट, क्या है, लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया गया। ठीक है, लेड नाइट्रेट के विलयन में किसको मिलाया गया, पोटेशियम आयोडाइड को। तो यहाँ पर लेड की जगह कौन आ जाएगा, पोटेशियम, और पोटेशियम की जगह कौन चला जाएगा, लेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड, और यहाँ पर बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। बैलेंस कर लीजिए इसको, तो बैलेंस कर लेते हैं हम, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। तो ये भी अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। कैसा अवक्षेप प्राप्त होगा, पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। कैसा अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, पीला। तो देखो द्विविस्थापन जितनी भी अभिक्रियाएं हम देख रहे हैं तो उसमें अवक्षेप प्राप्त हो रहे हैं। किसी में सफ़ेद प्राप्त हो रहा है, किसी में पीला प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं, समझो। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के विलयन को मिलाया जाए, एक्वस, और ये भी एक्वस जलीय है, इनको मिलाया जाए तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो सिल्वर क्लोराइड का जो अवक्षेप आएगा वो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा हमको। कैसा प्राप्त होगा, सफ़ेद अवक्षेप। क्लियर हुआ। तो देखो इसमें भी सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, यानी कि अवक्षेप प्राप्त हुआ। इसमें पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ था, लेड आयोडाइड है पीला अवक्षेप। लेड सल्फेट का कैसा अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप। बेरियम सल्फेट का कैसा अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप।
तो ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उनको हम अवक्षेपण अपक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आगे का पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है।